यूपीएससी हिंदी मीडियम परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोकसभा के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। मतलब जब हम किसी भारी भरकम मशीन को देखते हैं ना, जैसे कोई बहुत बड़ा इंजन हो, तो बाहर से सब कुछ बहुत सीधा लगता है कि भाई बस इग्निशन ऑन किया और मशीन चालू हो गई। हाँ बिल्कुल, बाहर से तो बस एक ढांचा ही दिखता है। लेकिन अगर आप उस इंजन को खोल कर देखें तो अंदर हजारों छोटे छोटे पुर्जे, तार और वाल्व होते हैं और वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में काम कर रहे होते हैं। और सच कहूं तो भारतीय लोकतंत्र की जो मशीनरी है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है। मतलब हमें बाहर से सिर्फ संसद की वो भव्य इमारत और चुनाव के दिन लगी लंबी कतारें दिखाई देती हैं। हाँ, वो स्याही लगी उंगली वाली तस्वीरें। एकदम सही। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के भीतर जो अनुच्छेदों, नियमों और संविधान संशोधनों का एक बारीक जाल है, असल में वही इस देश की दिशा तय करता है। और इसीलिए आज के इस गहन चर्चा का हमारा मिशन इसी जटिल मशीनरी को खोल कर देखना है। खास तौर पर वो हिस्सा जिसे हम लोकसभा कहते हैं। जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्रोतों, लेखों और नोट्स के इतने बड़े ढेर से काम की चीजें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारा डेटा होता है रटने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ तथ्यों को रटे नहीं, बल्कि ये समझें कि ये पॉपुलर चेंबर या लोकप्रिय सदन काम कैसे करता है। हम आज लोकसभा और राज्यसभा की तुलना करेंगे। 44वें, 61वें और 91वें संशोधन का जो असल इम्पैक्ट था, उसे डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और सदस्यों के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो शुरुआत हम इस बुनियादी सवाल से कर सकते हैं कि आखिर हमें दो सदनों की जरूरत ही क्यों है। मतलब हमारी संसद द्विसदनीय है, बाइकैमरल जिसे कहते हैं। हाँ, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक। तो राज्यसभा जहां दूसरा सदन है और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं लोकसभा हमारा पहला सदन है और ये समग्र रूप से सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे समझने के लिए हम अपनी उसी इंजन वाली एनालॉजी पर वापस जा सकते हैं। अगर पूरी संसद एक गाड़ी है, तो लोकसभा वो स्टीयरिंग व्हील है जो सीधे जनता के हाथों में है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है। मतलब जनता जिस दिशा में चाहेगी, गाड़ी उसी दिशा में मुड़ेगी। जबकि राज्यसभा उस गाड़ी का बैलेंसिंग सिस्टम या शॉक एब्जॉर्बर है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी तेज झटके ना खाए और हर राज्य के हित सुरक्षित रहें। बिल्कुल। और ये स्टीयरिंग व्हील कितना बड़ा है, ये इसके स्ट्रक्चर से समझ में आता है। संविधान ने लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या तय की थी, वो 552 थी। हाँ, 552। और इसका बंटवारा भी बहुत लॉजिकल था। 530 सदस्य सीधे राज्यों से आएंगे, अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करेंगे। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों को पता होना ही चाहिए। वो जो एंग्लो इंडियन समुदाय वाला प्रावधान था, वो अब बदल गया है ना? हाँ, बिल्कुल बदल गया है। और ये बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, 95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत इस नॉमिनेशन वाले प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। मतलब इसे समय समय पर एक्सटेंड किया जाता था। जी। लेकिन फिर 2019 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के उन 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, तो मतलब अब लोकसभा की वर्तमान अधिकतम क्षमता एक तरह से वो 2 सीटें हटाकर देखी जाएगी। सही कहा। अब जब हम इस स्टीयरिंग व्हील का आकार समझ गए हैं, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को वहां तक पहुंचाती कैसे है। चुनाव के जरिए, सीधी सी बात है। लेकिन इसका आधार क्या है? आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक है। और जो सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं वो है फर्स्ट पास द पोस्ट। जो सबसे आगे वही जीता। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही आपको 30% वोट मिले, लेकिन अगर बाकी सबको आपसे कम मिले हैं, तो आप जीत गए। अब यहाँ राज्यों की स्थिति तो मुझे एकदम साफ लग रही है कि वहाँ सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से लोग चुने जाते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटीज, उनका क्या? उनके लिए तो संसद को तरीका चुनने का अधिकार है ना? हाँ, संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया है और इसी के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण कानून बना, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965। पूरा नाम है यूटी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट। एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश तो सीधे केंद्र के कंट्रोल में ही होते हैं, तो फिर उनके प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 1965 में ये एक अलग अधिनियम बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या इसीलिए कि वहां भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित हो सके? एकदम सही पकड़े आप।
देखिए, संसद के पास पावर थी कि वो कोई भी तरीका चुन सकती थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन का ही रास्ता चुना ताकि यूटी के नागरिक भी सीधे अपना नेता चुन सकें। यह हमारे लोकतंत्र की गहराई दिखाता है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की इसी गहराई को और बढ़ा दिया था 61वें संशोधन ने, 1989 का वो 61st अमेंडमेंट एक्ट। ओहो, वो तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, जिसने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर सीधे 18 साल कर दी। सोचिए, रातों रात करोड़ों युवा चुनाव मशीनरी का हिस्सा बन गए। राजनीतिक दलों को तो अपना पूरा चुनाव प्रचार ही बदलना पड़ गया होगा उस वक्त। हाँ, एकदम। और अगर हम चुनाव के इस पूरे खेल के स्केल की बात करें तो कुछ रोचक तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए भी अच्छे हैं। जैसे, क्या आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अब मुझे लगता है लद्दाख होना चाहिए। बिल्कुल सही, लद्दाख। और सबसे छोटा है दिल्ली का चांदनी चौक। लेकिन अगर हम मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो वहां मल्काजगिरी सबसे बड़ा है, लगभग 30 लाख से ज्यादा वोटर हैं वहां। हाँ, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। मतलब विविधता देखिए आप हमारे देश की। खैर, चुनाव लड़ने की योग्यता तो सबको पता ही होती है, भारत का नागरिक होना, कम से कम 25 वर्ष की उम्र और कहीं का रजिस्टर्ड वोटर होना। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब चुनाव हो जाते हैं और ये सदस्य संसद में पहुंच जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक बार आप सत्ता में आ गए तो आपके ऊपर भी तो कोई लगाम होनी चाहिए ना। कुछ तो नियम होंगे जो इन शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल हैं। संविधान के कुछ बहुत ही मजबूत अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 326, तो वही है जिसने हमें वयस्क मताधिकार दिया। लेकिन अनुच्छेद 83 क्लॉज 2 ये लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल की बात करता है। मतलब 5 साल पूरे और लोकसभा अपने आप भंग। एक तरह का इनबिल्ट टाइमर है ये। सही कहा। और एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, जो ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? हाँ, अगर सदन में बहुमत गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। और चुनाव पारदर्शी हो, इसके लिए अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को सारी शक्तियां देता है। लेकिन इतिहास में ऐसे भी तो वाकये हुए हैं ना, जब इन अनुच्छेदों के साथ छेड़छाड़ हुई है, मतलब शक्तियों का संतुलन बिगड़ा है। अरे बहुत बार। और इसीलिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बहुत अहम हो जाता है। आपको याद होगा 41st और 42nd संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल था उसे बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। ओहो, मतलब उस 5 साल वाले टाइमर को ही हैक कर लिया था सरकार ने। बिल्कुल। लेकिन फिर 44वें संशोधन ने आकर उस 5 साल के ओरिजिनल कार्यकाल को बहाल किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले एक नियम बना दिया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के विवादों पर अदालत फैसला नहीं कर सकती। मतलब न्यायपालिका की शक्ति छीन ली गई थी। हाँ, लेकिन 44वें संशोधन ने उन प्रावधानों को भी हटा दिया और बैलेंस वापस लाया। ये तो बहुत जरूरी कदम था। और जब हम बैलेंस और शक्तियों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे 91वां संशोधन भी याद आ रहा है, 2003 का 91st अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। मैं तो इसे एक बहुत ही सख्त गेस्ट लिस्ट नियम की तरह देखती हूँ। मतलब अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत ये तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब आप सबको मंत्री नहीं बना सकते। वही तो। ये ऐसा है जैसे किसी वीआईपी शादी में सिर्फ 15% लोगों को ही वीआईपी सोफे पे बैठने की अनुमति हो। वरना क्या होता है, गठबंधन की सरकारों में हर कोई मंत्री पद मांगता है, तो सरकार का बजट ना बिगड़े और हर कोई मंत्री बनने की जिद ना करे, उसके लिए ये 15% वाला कैप लगा दिया गया। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। इससे प्रशासन काफी चुस्त हुआ। अब अगर हम थोड़ा विधायी शक्तियों की ओर बढ़ें तो लोकसभा को कुछ मामलों में बहुत खास ताकत मिली हुई है। धन विधेयक की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मनी बिल। संविधान साफ कहता है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें ना तो कोई बदलाव कर सकती है और ना ही इसे 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है। लेकिन कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये पूरी तरह से लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का अधिकार है। उनका फैसला इस पर अंतिम होता है। अध्यक्ष की भूमिका तो वैसे भी बहुत ऐतिहासिक रही है हमारे देश में। मतलब 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब जीवी मावलंकर जी पहले अध्यक्ष बने थे। हाँ, 1952 से 1956 तक। और फिर समय के साथ हमने देखा कि कैसे महिलाएं भी इस पद तक पहुंची। जैसे 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन जी अध्यक्ष थीं और फिर 17वीं में ओम बिरला जी बने। बिल्कुल। और अध्यक्ष के साथ साथ जो सदन का नेता होता है यानी प्रधानमंत्री,
वो भी लोकसभा के कामकाज को दिशा देता है। और पर्दे के पीछे बहुत सारा काम संसदीय समितियां करती हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज? हाँ, लोकसभा में ऐसी 16 विभागीय संबंधित स्थायी समितियां हैं जो बिलों की बहुत गहराई से जांच करती हैं। मतलब असली चीरफाड़ वहीं होती है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें, मतलब ऐतिहासिक सफर, तो 1952 से लेकर 2019 तक बहुत कुछ बदल गया है। 1952 के पहले चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थीं, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने थे। लेकिन एक डेटा पॉइंट जो मुझे बहुत चुभता है वो ये कि उस वक्त सिर्फ 22 महिलाएं चुनी गई थीं, पूरे देश से सिर्फ 22। वो समय की सामाजिक सच्चाई थी। लेकिन सुधार हुआ है। 2014 में 49 महिलाएं चुनी गईं और 2019 का जो 17वां चुनाव था वहां 552 के ढांचे के तहत चुनाव हुआ। भाजपा ने 303 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी पीएम बने। और वोटिंग के तरीके में भी तो कितने बदलाव आए हैं। मतलब 2013-14 के आसपास हमने देखा कि वीवीपैट की शुरुआत हुई। हाँ, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इससे लोगों को भरोसा मिला कि उनका वोट सही जगह जा रहा है। और 2014 में ही नोटा का भी इंट्रोडक्शन हुआ। नन ऑफ द अबव, मतलब अगर मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मेरे पास उसे रिजेक्ट करने का भी अधिकार है। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है। तो आज हमने काफी सफर तय कर लिया इस चर्चा में। सच में, अगर मैं एक क्विक रिकैप करूं तो हमने लोकसभा और राज्यसभा के बुनियादी ढांचे को समझा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली देखी और परीक्षा के नजरिए से सबसे अहम 44वें, 61वें और 91वें संशोधनों के प्रमुख प्रभावों को भी डिकोड किया। और ये भी समझा कि यूटी के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत से ना वो कई पन्नों के नोट्स और बोरिंग अनुच्छेदों का जो जाल होता है वो सुलझ जाता है। आपकी परीक्षा की तैयारी तनाव मुक्त हो जाती है क्योंकि अब आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक समझना है। एकदम सही। लेकिन आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, हमारे स्रोतों में जिक्र है कि 84वें संशोधन अधिनियम 2001 ने एक बड़ा नियम बनाया था। उसने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण यानी रीएडजस्टमेंट पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। और आज हम 2026 में बैठे हैं, तो जरा सोचिए, जब ये रोक हटेगी तो लोकसभा का ये पूरा ढांचा, राज्यों का प्रतिनिधित्व और भारत की राजनीतिक सत्ता का संतुलन किस तरह से बदल जाएगा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जिन राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल की उनका क्या होगा और जिनकी बड़ी उनका क्या? बिल्कुल। क्या साउथ के राज्यों को नुकसान होगा और नॉर्थ के राज्यों का वर्चस्व बढ़ेगा? जब ये फ्रीज हटेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। आप सब इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।